जय हिंद। आज हम आपको कक्षा 12 की किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला अध्याय मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ाएंगे। इसके कुछ बिंदु दिए हुए हैं, इन्हीं बिंदुओं पे हम आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल को पढ़ने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि भूगोल क्या है। आइए देखते हैं भूगोल क्या है। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब पृथ्वी गोल है, यानी कि भूगोल है, पृथ्वी गोल है। तो गोल पृथ्वी के बारे में हमें भूगोल के अंदर अध्ययन करना होता है। सर्वप्रथम यूनानी भूगोल वेत्ता इरेस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, अतः इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ज्योग्राफी यानी यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात गोल पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है, अर्थात पृथ्वी का इसमें वर्णन किया जाता है भूगोल के अंतर्गत। एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलात्मक, आनुभविक तथा व्यवहारिक है। समाकलात्मक अर्थात यहाँ किसी एक तथ्य के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, बल्कि कई तथ्यों के बारे में हम पढ़ते हैं। यह तथ्यों और प्रयोगों और व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित है। अतः भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो समय और स्थान में परिवर्तन होते हैं उसे हम भौगोलिक ढंग से अध्ययन करते हैं। भूगोल का जब विकास हो रहा था तो धीरे धीरे विकास हुआ, एकदम से विकास नहीं हुआ। तो इस बीच कई जगहों से अनेक प्रकार की विचारधाराएं सामने आ रही थी। कई विद्वानों के अपने तर्क वितर्क थे कि भूगोल कैसा होना चाहिए, इसका विषय क्षेत्र कैसा होना चाहिए, इसका जो विषय है सैद्धांतिक होना चाहिए या विवरणात्मक होना चाहिए, यानी कि विवरण किया जाना चाहिए। इसके बाद इसके उपागम कैसे होने चाहिए, प्रादेशिक उपागम होने चाहिए और या क्रमबद्ध होने चाहिए। तो साथ ही साथ में प्रादेशिक जो उपागम है इसके अंतर्गत किसी प्रदेश या क्षेत्र के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ का किसी एक प्रकरण उठा लेते हैं, यानी कि एक विषय उठा लेते हैं कि यदि वहाँ के जनजीवन के बारे में हमें पढ़ना है, किसी भी प्रदेश के बारे में या पश्चिम बंगाल के जनजीवन के बारे में पढ़ना है, तो हम वहाँ पे सबसे पहले जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के निवासियों के सामाजिक क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे। ये प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत आएगा। दूसरा है क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत हम किसी एक प्रकरण को उठा लेते हैं या किसी एक क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने ले लिया समुद्र तटीय क्षेत्र। समुद्र तटीय यानी भारत का जो समुद्र तटीय क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो उस तरह के जितने भी समुद्र तटीय क्षेत्र विश्व में है सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। साउथ अफ्रीका ले लिया, अमेरिका ले लिया, ऑस्ट्रेलिया का समुद्र तटीय जनजीवन ले लिया, तो पूरे विश्व के क्षेत्र में इस विषय में हम पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि यहाँ पर आपको उपागम के बारे में समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भूगोल की दो शाखाएं दी हुई हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। हम पढ़ेंगे यहाँ पर मानव भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल के बारे में हम अध्ययन करते हैं और मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव और उससे पर्यावरण का अंतर संबंध यानी पृथ्वी का इनका अंतर संबंध के बारे में हम पढ़ते हैं। भूगोल की शाखाएं एवं उप शाखाएं। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। यहाँ पर हम सिर्फ मानव भूगोल के बारे में ही पढ़ेंगे। पहला ऐतिहासिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ग्रामीण बस्ती भूगोल, नगरीय बस्ती भूगोल, संसाधन भूगोल, नृतात्विक भूगोल, सैन्य भूगोल। ये सारी चीज़ें हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब है मानव भूगोल का परिचय। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो मानव भूगोल है इसके अंतर्गत मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की व्याख्या करने वाली महत्वपूर्ण शाखा है मानव भूगोल।
इसके अंतर्गत प्रदेश में निवास करने वाले मानव की जीवन शैली, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं और आर्थिक क्रियाओं की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसकी व्याख्या करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मानव भूगोल पर अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें रैडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यहाँ पे संश्लेषण पर बल दिया गया है, क्योंकि संश्लेषण में एक दूसरे को हम जोड़ कर पढ़ते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल में मानव और प्रकृति या पृथ्वी को हम जोड़कर पढ़ते हैं। जो मानव है उसकी एक जीवन शैली है, उसका एक समाज है जो प्रकृति से संबंधित होता है। मानव भूगोल की पुरजोर समर्थक रैडजेल की शिष्या कुमारी सैम्पल, जो विश्वविख्यात अमेरिकन भूगोलविद थीं, वह पर्यावरण निश्चयवाद की कट्टर समर्थक थीं। उनके अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं अथक मानव के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ पर अस्थिर पृथ्वी की बात कही गई है तथा परिवर्तनशील संबंध पर बात कही गई है। जैसा कि पृथ्वी परिवर्तनशील है, ये तो हम सब जानते हैं, और यह समय समय पर बदलती भी रहती है। जहाँ आज जंगल है, वहाँ कई वर्षों बाद हो सकता है बहुमंजिली इमारतें बनकर तैयार हो जाएं। जहाँ पर खेत या खलिहान है, वहाँ कई वर्षों बाद यदि हम जाएं तो देखेंगे कि बस्तियों में तब्दील हो जाए, वहाँ बस्तियाँ बन जाएं। ऊंचे पहाड़ आज जहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं, वहाँ हज़ारों वर्षों बाद, 100 वर्षों बाद यदि हम वहाँ पे जाएं तो देखेंगे कि हो सकता है कि नदियाँ बहने लगें, हो सकता है ऐसा। इसलिए पृथ्वी को अस्थिर परिवर्तनशील कहा गया है, क्योंकि मानव का स्वभाव क्रियाशीलता है। वह अपने विवेक से कोई न कोई काम करता रहता है विकास करने के लिए। जो मानव विकास कर रहा है वह पृथ्वी पर ही कर रहा है ना, उसे हम मानव भूगोल के ही अंतर्गत पढ़ते हैं। एक और विद्वान विडाल डी ब्लास के अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। यहाँ पर ब्लास ने भौतिक नियमों तथा मानव से उसके संबंधों के बारे में बताया है। ये जो भौतिक नियम है यह भौतिक भूगोल, भौतिक पर्यावरण है, जिसमें हम प्रकृति या पृथ्वी पर होने वाले क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे भू आकृति, पृथ्वी की आकृति, पहाड़, पठार, नदियाँ, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी आदि, जो पृथ्वी पर हमें निःशुल्क उपहार के रूप में मिला है, जिसको किसी मानव ने नहीं बनाया है, उसे भौतिक पर्यावरण या प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किया है, हमें प्राप्त हुआ है। इसे हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। मानव भूगोल में हम मानव द्वारा बनाए गए गांव, नगर, घर, रेलवे, सड़क, उद्योग, बंदरगाह तथा मनुष्य के उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं जिसका प्रयोग मानव अपने लिए करता है, यानी कि अपने हित के लिए करता है, उसे हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहाँ हम समझते हैं कि किस प्रकार मानव प्रकृति को प्रभावित करता है और किस प्रकार प्रकृति मानव को प्रभावित करती है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर जहाँ पर सदा बर्फ जमी रहती है, वहाँ मानव निवास करना पसंद नहीं करता है, या जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पर भी व्यक्ति पानी की असुविधा के कारण निवास करना नहीं पसंद करता है, तथा जहाँ पे प्रतिदिन वर्षा होती रहती है वहाँ भी मानव निवास नहीं करना पसंद करता है। मनुष्य हमेशा सम जलवायु में रहना पसंद करता है, जहाँ उसको सुविधाएं प्राप्त हों, जहाँ उसे आराम प्राप्त हो, वहीं पे मानव निवास करना पसंद करता है। दूसरी तरफ मानव बड़ी तेज़ी से विकास कर रहा है, जिसका कारण पहाड़ों को तोड़कर सड़कें, सुरंगें
बना रहा है तथा जंगलों को साफ करके बहुमंजिला इमारतें बना रहा है, उद्योग लगाए जा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम हमारी पृथ्वी पे पड़ रहा है। उसका कारण है वैश्विक तापन, पर्यावरण प्रदूषण, पहाड़ों पर भूस्खलन की समस्याएं तेज़ी से बढ़ती जा रहे हैं। यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हम मानव भूगोल में मानव की क्रियाकलापों या क्रियाओं और प्रकृति से अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर के सूचक है। मानव भूगोल में मनुष्य अपने तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझकर उपकरणों, उत्पादन, निर्माण कार्य करता है। यानी मनुष्य जो है अपने प्रकृति से ही सब कुछ सीखता है और उसी से सीख कर जो है विकास करता है। अब कैसे करता है? जैसे घर्षण के द्वारा ऊष्मा और की कल्पना से आग की खोज की, यानी जो घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना है उससे मनुष्य ने आग की खोज की। कैसे कर लिया कि दो पत्थर था, वो रगड़ रहा था, खेल रहा था, खेलते खेलते उसमें आग निकल गई और उससे आग का आविष्कार हुआ। डीएनए एवं आनुवंशिकी के रहस्यों को समझकर मनुष्य ने कई बीमारियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखा है? मनुष्य ने प्रकृति से ही सीखा है। वायु के गति के नियमों का प्रयोग करके मानव ने तीव्र गति से चलने वाले वायुयान बना लिए। सिंचाई के लिए उसने नहरें बना लिया, रेल बनाया, पानी के जहाज बना लिए, घर बना लिए, बड़ी बड़ी मंजिलें बना लिया, इमारत बना लिया और घरों में प्रयोग होने वाले सभी प्रकार के उपकरणों का विकास किया। साथ ही साथ उपग्रह बनाए, चांद पे मनुष्य जाने लगा, मंगल ग्रह पे जाने लगा, अंतरिक्ष में जाने लगा। यह सब मानव निर्मित है, जो मानव ने अपने लिए करा है और अपने बौद्धिक विकास के द्वारा इसको विकसित किया है, अपने तकनीकी ज्ञान की सहायता से विकसित किया है, मनुष्य अपने लिए किया है। यह सब मानव निर्मित है, जो मानव भूगोल के अंतर्गत हम सब पढ़ते हैं। 2 चरण अवधारणाएं सामने आई, जिसमें मानव का प्राकृतिकरण एवं प्रकृति का मानवीकरण। इसमें मानव का जो प्राकृतिकरण है, इसमें पर्यावरण निश्चयवाद इसको कहते हैं, जिसमें प्रकृति की सर्वोच्चता रही है, और दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण अथवा संभववाद। इसमें मानव की सर्वोच्चता को दृश्यकृत करते हैं। और इन दोनों की अवधारणाओं से संबंधित जो तीसरी अवधारणा सामने आई वह है नवनिश्चयवाद अथवा स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ। आइए हम इसको विस्तार से अलग अलग समझते हैं। पहली जो अवधारणा है पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी कि मानव का प्राकृतिकरण, जिसमें प्रकृति की सर्वोच्चता रही है। यह वो समय था जब मनुष्य का विकास नहीं हुआ था, वो आदि मानव की तरह जीवन जीता था। इसका जीवन प्रकृति पर ही आधारित था। इस समय इनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न था। इस समय मानव प्रकृति से हमेशा डरता रहता था, प्रकृति को भगवान मानता था और भगवान मानकर ही उसकी पूजा करता था। प्रकृति ही मानव की माता पिता हुआ करते थे, प्रकृति ही मानव को नियंत्रित करती थी। आदि मानव की अपनी कोई आवश्यकताएं नहीं थी, यानी कि उनकी आवश्यकताएं बिल्कुल सीमित थी। उन्हें जब भूख लगी तो पेड़ों से पत्तियों तोड़ के खा लिए, कंदमूल फल तोड़ के खा लिया, प्यास लगी तो नदी से जाकर पानी पी लिया, पत्तों की छालों से अपने कपड़े बना लिए, उसी से अपने जाड़ों में अपने शरीर को ढक लिया। अपने घर नहीं बनाए उन्होंने कोई, वो पेड़ों पे जाकर, बारिश हो रही है तो पेड़ों पे जाकर बैठ गए और रात वहीं पे बिता लिया। जंगली जानवरों के भय से ऊंचे पेड़ों पे जाकर बैठ जाते थे। अत्यधिक वर्षा होने पे वो मेघ देवता की पूजा करता था ताकि वो वर्षा रुक जाए। जंगलों में यदि आग लग गई तो वो भगवान पर भरोसा करके बैठा रहता था कि जब भगवान आग को बंद करेंगे तो बुझ जाएगी। वो कोई अपना प्रयत्न नहीं करता था कि किस प्रकार से आग बुझाई जाए, उसका कोई अपना दिमाग उस समय नहीं चलता था। बिल्कुल आदि मानव जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करता था। यहाँ आदि मानव का जीवन पूरी तरह से प्रकृति के नियंत्रण में था। यह संकल्पना में प्रकृति की सर्वोच्चता को बताया गया है। इसमें सब कुछ प्रकृति ही मनुष्य को नियंत्रित कर रही है हर तरह से, मनुष्य का अपना कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं था। और दूसरी जो
अवधारणा है प्रकृति का मानवीकरण, जिसे हम संभववाद कहते हैं। यहाँ पर मानव द्वारा प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीकी का प्रयोग करके अपने अनुसार ढाल लिया प्रकृति को, प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। इसे ही हम प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। यहाँ पर मानव प्रकृति से संसाधनों को प्राप्त करके नई नई वस्तुओं को बनाने लगा, औजार बना लिया, औजार बनाकर आगे काम करने लगा, विकास करने लगा। तकनीकी के विकास के साथ साथ कृषि का विकास हो गया, वह सभी चीज़ों को उत्पादन करने लगा और अपने स्वतंत्र रूप से सारी क्रियाएं करने लगा और कृषि करने लगा, कृषि से कई प्रकार के उत्पादन करने लगा। मानव को खुशी हुई, अब उसे सब कुछ समझ में आ गया और वो सब कुछ अपने हाथ से करने लगा। हम सब कुछ प्राप्त कर लिए, हम सब कुछ सीख गए हैं, सब संभव है, जिसे संभववाद कहा जाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य ने सिंचाई के लिए नहरें बनाई, रेल बनाए, पानी के जहाज बना लिए, हवा में उड़ने वाले वायुयान बना लिए, अनेक प्रकार के बीमारियों से लड़ने के लिए तमाम प्रकार की दवाइयाँ बना लिए। ये सब कुछ कहाँ से प्राप्त किया? मनुष्य प्रकृति से ही सीखकर उसे प्राप्त किया है, उन्हें संसाधनों का प्रयोग किया है। अब मनुष्य प्रकृति पर निर्भर नहीं रहा है, बल्कि वह खुद ही अपने दिमाग से प्रकृति की चीज़ों का उपयोग करके उस पर नई तरह से दिशा देके नई प्रकार की चीज़ों को बना लिया। वह प्रकृति का दास नहीं रहा है, बल्कि प्रकृति का स्वामी बनने लगा है। इस प्रकार पूरी छाप प्रकृति पर मानव की पड़ने लगी है, यानी कि मानव ही प्रकृति को नियंत्रित करने लगा है। आज के समय में जब बाहर गर्मी का मौसम हो रहा है तो कड़ी धूप हो रही है, तभी हम कमरे में आकर चारों तरफ दरवाजे खिड़की बंद करके एसी चला लेते हैं, जिसे देखते देखते हमारे कमरे का तापमान बिल्कुल कम हो जाता है। ये क्या है? मानव का प्रकृति पर ही विजय है, जो अपने अनुसार अपने मौसम को अपने हिसाब से बना लेता है। इसे कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि सब कुछ मनुष्य के लिए इस समय संभव है, सब कुछ वह कर सकता है अपने अनुसार। जाड़े के मौसम में गर्मी ला सकता है, गर्मी के मौसम में जाड़े का अनुभव कर सकता है। यह मनुष्य के तकनीकी ज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया है, जिसे संभववाद कहते हैं। तीसरी अवधारणा निकल के आई नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ। जो पहली अवधारणा थी पर्यावरणीय निश्चयवाद, यह भी पूरी तरह से प्राकृतिककरण था, इसमें प्रकृति की सर्वोच्चता थी, यह भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी। जो दूसरी अवधारणा थी जिसमें मानव की सर्वोच्चता थी, मनुष्य ने प्रकृति का पूरी तरह से मानवीकरण कर डाला था, यह भी अवधारणा बिल्कुल सही नहीं थी। मनुष्य जो है अपनी सर्वोच्चता के कारण प्रकृति का छेड़छाड़ करने लगा, उसका दोहन करने लगा, पूरी तरह से प्रकृति को मानवीकरण कर डाला, यह भी प्रकृति के लिए ठीक नहीं था। इन सब को देखते हुए विद्वान ग्रिफिथ टेलर ने बीच की रास्ता निकालना, उन्होंने एक तीसरी अवधारणा दी और कहा कि ये दोनों अवधारणाएं जो हैं उपयुक्त नहीं है। ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की, जिसे नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो का नाम दिया। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य विकास तो करेगा, परंतु मनुष्य प्राकृतिक सीमाओं में रहकर ही अपना विकास करेगा, वो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाएगा। जब अंधाधुंध गति से मनुष्य विकास करेगा तो दुर्घटनाएं तो होंगी ही, अर्थात पर्यावरण का नुकसान होगा, ओजोन परत में क्षरण होगा, भूमंडलीय तापन बढ़ेगा और जो ऊंचे पर्वतों पे पहाड़ हैं, बर्फ़ है जमे हुए हैं, वो पीछे हटने लगेंगे या फिर अधिक गर्मी से, अधिक ताप से वो पिघलने लगेंगे। ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ का प्रयोग नवनिश्चयवाद के लिए किया। इसके अंतर्गत एक तरफ गांवों की सड़कों और उनका जनजीवन की कल्पना करें तो दूसरी तरफ नगरों के सड़कों और उनके जनजीवन की कल्पना करें तो हम देखेंगे कि नगरों में सड़कों को नियंत्रित करने के लिए यातायात के कुछ नियम होते हैं, जिसे मनुष्य प्रयोग करता है। इस तरह से आप देखेंगे कि नगरों और महानगरों के चौराहों पर
बत्तियों के संकेत लगे होते हैं, जिसमें लाल बत्ती का संकेत होता है कि रुको, और पीली बत्ती का संकेत होता है तैयार हो जाओ, और हरी बत्ती का संकेत होता है कि जाओ, जिससे यातायात नगरों के नियंत्रित किए जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ना तो मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र है और ना ही मनुष्य प्रकृति का दास है, यानी कि न ही प्रकृति का मनुष्य दास है और न ही प्रकृति का स्वामी है, बल्कि हमें जो भी विकास करना है अपने लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर ही करना है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। यानी कि हम विकास तो करेंगे ही, परंतु प्रकृति के नियमों के साथ, प्रकृति को बगैर नुकसान पहुंचाए ही हम अपना विकास करेंगे। प्रकृति पे हम तभी विजय प्राप्त करें जब हम प्रकृति के नियमों के साथ चलें, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएं, उसका दोहन नहीं करें, साथ ही साथ सामंजस्य बनाकर ही हम अपना विकास करें। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।